हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई कहानी में। दोस्तों, आज की मेरी नई कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी है, प्यारी भी है और हाँ, दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, आज की कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो इस कहानी में एंड तक बने रहिएगा। चलो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनुष्का है। मुझे बचपन से ही खेलने कूदने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। बचपन में जब मैं एक बार खेल रही थी तब हमारे बाजू में एक लड़का रहता। उसका नाम अमन था। अमन बहुत ही ज़्यादा प्यारा बच्चा था जो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन मेरे दादाजी उनके घर मुझे ज़्यादा जाने नहीं दिया करते, क्योंकि दादाजी का कहना था कि अमन थोड़ा बदमाश लड़का है, वो हर एक बच्चे को धक्का देता है और गिरा देता है। इसलिए मेरे दादाजी हमेशा अमन के साथ खेलने के लिए मुझे मना कर देते और मैं अमन के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन दादाजी जैसे ही सो जाते या कहीं चले जाते मैं अमन के साथ खेलने लग जाती। अमन ने वैसे तो कई बार मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, लेकिन ये बात मैंने कभी भी ना तो मेरे मॉम डैड को बताई और ना ही दादाजी को बताई, क्योंकि दादाजी अमन के दादाजी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, क्योंकि वो भी बचपन से एक दूसरे के साथ थे और बड़े होते होते उन्होंने एक ही मोहल्ले में घर भी ले लिया और आमने सामने रहने भी लग गए। और जैसे तैसे उनकी फैमिली बढ़ गई और फिर मेरे पापा और उसके पापा भी अच्छे दोस्त बन गए। फिर उसके बाद दादा और उसके दादा भी। फिर हमारी फैमिली में बहुत अच्छा मेल मिलाप था। लेकिन अमन जैसे ही पैदा हुआ कि दादाजी ने देखा अमन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, अमन उतना ही ज़्यादा बदमाश था। अब मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी और अमन मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, यानी कि 2 साल से बड़ा था। लेकिन फिर भी अमन बच्चों की तरह हरकतें करता और जब भी हम खेलने कूदने लग जाते वो धक्का मुक्की करने लगता। कई बार उसने गली मोहल्ले के कई बच्चों को धक्के देकर गिरा दिया था और उसके घर पर रोज़ एक नया झगड़ा आ जाता। उसके माता पिता भी अमन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन अमन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसके अंदर कुछ ईगो और कुछ अलग सा ही नौटीपन आ रहा था। उसके माता पिता ने एक दिन उसे गुस्से में कहा कि हम तुझे इतनी दूर हॉस्टल में भेज देंगे, याद रखना कभी तू अपने दोस्तों को याद करके रोता रहेगा। अमन कहने लगा, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अमन के साथ ही खेल रही थी। अमन वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करता, मैं भी अमन को बहुत पसंद करती। लेकिन एक दिन मेरे मम्मी पापा के साथ मैं मंदिर जा रही थी, तभी अचानक से एक्सीडेंट हो गया और मेरे मम्मी पापा उसी जगह ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। लेकिन भगवान ने मुझे पता नहीं कैसे बचाया। 8 दिन के बाद जब मुझे होश आया तब मेरे दादाजी मेरे बाजू में बैठे हुए थे, खूब रो रहे थे। मेरे दादाजी ने कहा, अनुष्का, तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब मैं 11 साल की थी, यानी कि मेरे समझ में अच्छे से आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसी वक्त मैं बेहोश पड़ गई। लेकिन दादाजी को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी। डॉक्टर अंकल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा। जब मैं घर पर आई तो एक नर्स भी हमारे घर पर मेरा ध्यान रखने के लिए आ चुकी थी। वो नर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अब धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। दादाजी को अब उस घर में और उस मोहल्ले में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। दादाजी बार बार बस मेरे पापा को याद करते और बहुत ज़्यादा रोने लगते। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी आप इतना क्यों परेशान होते हो, मत रो ना, एक दिन पापा आ ही जाएंगे। क्योंकि दादाजी कहते थे जो भी भगवान के पास जाता है ना, वो किसी न किसी रूप में हमारे आगे आ ही जाता है। फिर दादाजी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं गलत था, जो भी एक बार चला जाता है कभी नहीं आता। दादाजी बार बार रोते और कई बार ऐसे शांत बैठ जाते। एक दिन पता नहीं दादाजी के मन में क्या आया और दादाजी मुझे लेकर दूसरे शहर आ गए। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतते चले गए। मैं अमन को बहुत ज़्यादा याद करती रही। लेकिन जब भी मैं दादाजी से कहती, दादाजी मैं बस एक बार अमन से फ़ोन पर बात करना चाहती हूँ, दादाजी मुझे मना कर देते। लेकिन दादाजी अमन के दादाजी से रोज़ फ़ोन पर बातें करते रहते। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और अमन की यादें भी अब मेरे दिमाग से धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि मुझे अब स्कूल में नए नए दोस्त मिलने लगे थे। मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जिस स्कूल में मुझे दादाजी ने डाला था वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही अच्छा था और वहाँ के दोस्त, वहाँ का रहन सहन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा।
जब मैं स्कूल में चली गई तो वहाँ पर मेरी बहुत प्यारी प्यारी दोस्त बन गई, जिनके चक्कर में मैं अमन को पूरी तरीके से अब भूल चुकी थी। लेकिन कभी कभार जब मैं ऐसे खेलने लग जाती, मुझे अमन की धक्का मुक्की याद आने लगती। अमन ने कई बार मुझे गिराया था और ये बात मैंने अपने दादाजी को नहीं बताई थी। लेकिन उसके बाद जब अमन मुझे गिराता, फिर खुद ही उठाता और फिर कहता, सॉरी अनुष्का, मुझे लगा कोई और है, लेकिन मैंने तुम्हें गलती से गिराया। मुझे अमन की कई बातें बहुत अच्छी तरीके से याद है और काफ़ी ज़्यादा मुझे वो पसंद भी था। लेकिन अब धीरे धीरे दिन बीतते चले गए। मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। अब मैं सेकेंड ईयर में थी। लेकिन अचानक से मेरे दादाजी की बहुत तबीयत खराब होने लगी। दादाजी कहने लगे, अनुष्का, मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे हाथ पीले कर दूँ। लेकिन मैंने दादाजी से साफ मना कर दिया। मैंने कहा, दादाजी, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खुद खड़े रहना चाहती हूँ और आत्मनिर्भर रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से शादी करूँ और शादी के बाद मैं एक एक रुपये के लिए तरसूँ या अपने पति से कुछ पैसे मांगूँ। इसलिए दादाजी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, लेकिन मेरी शादी के बारे में मत सोचना। दादाजी ने उस वक्त उस बात को टाल दिया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। दादाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दादाजी की तबीयत वैसे वैसे गिर रही थी। मेरा अब पूरा एजुकेशन हो गया था और मैं अब पूरी तरीके से फ्री थी। मैंने अगला क्लास भी ज्वाइन किया था, जो कि अब वो क्लास होने के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती और कुछ ही दिनों में मुझे जॉब मिलने ही वाली थी, क्योंकि मैंने वहीं पर अपना इंटरव्यू भी दे दिया था और अपना रिज्यूमे वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे तकदीर मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और वहाँ का जो ओनर था अब तक बाहर गांव से यानी कि विदेश से आया नहीं था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और खड़ूस था। अब मेरे दोस्त ने ये सारी बातें मुझे बताई थी, क्योंकि मैं तो अब तक वहाँ पर कभी गई नहीं थी और मेरे दोस्त के साथ ही जाकर मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था, इसीलिए मुझे वहाँ से कुछ खबरें मिल रही थी। लेकिन अभी दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगी। दादाजी बार बार कहने लगे, देखो अनुष्का, मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। दादाजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और दादाजी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जब दादाजी को एडमिट करवा दिया गया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे दादाजी को इस उम्र में ब्रेन ट्यूमर हुआ है और तुम्हें पता है इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। हमारे पास तो इतना पैसा था नहीं। जब मेरे मम्मी पापा इस एक्सीडेंट में चले गए, उसके बाद जो मेरे पापा जॉब कर रहे थे, जो भी पैसा था वो सब कुछ दादाजी ने धीरे धीरे करके मेरे पढ़ाई पर और खुद के ऊपर खर्चा कर लिया था। अब मेरे पास पैसा नहीं था। दादाजी ने अपने दोस्त यानी कि अमन के दादाजी से बात की। अमन के दादाजी ने पैसे देने के लिए तो हाँ कह दिया था, लेकिन अमन के दादाजी ने अचानक एक शर्त रख दी। अमन के दादाजी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अमन की और अनुष्का की शादी हो जाए। लेकिन मेरे दादाजी अमन से मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरे दादाजी को लग रहा था कि अमन बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे अमन बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे अमन की हरकतें भी कुछ अजीब थी। जब मैंने और मेरे दादाजी ने उस मोहल्ले को और उस घर को छोड़ा था, तो अमन के दादाजी ने भी गुस्से में आकर अमन को दूसरे शहर में हॉस्टल भेज दिया था। मैंने अमन को जब मैं 11 साल की थी तब देखा था, लेकिन अब अमन कैसा दिखता है, क्या करता है, मुझे भी कुछ खबर नहीं थी। लेकिन मेरे दादाजी ने कहा था, अमन अब बहुत अच्छी तरीके से सुधर गया है और बहुत अच्छा भी रहता है। लेकिन मैंने आज तक अमन को देखा नहीं था और अमन ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी। पता नहीं क्यों, शायद अमन को भी मेरी तरह ही जब वो हॉस्टल चला गया था तब अच्छे दोस्त मिल गए होंगे, या फिर शायद उसका किसी के साथ कुछ प्यार व्यार का चक्कर चल रहा होगा। मैंने भी अमन को कभी खुद से कॉल नहीं किया और कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। और मैंने सुना था कि अमन विदेश भी जाने वाला है, लेकिन पता नहीं मेरे दादाजी बार बार मुझे अमन से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि अमन के दादाजी ने कहा था कि अगर अनुष्का की शादी अमन से हो गई तो मैं तुम्हारा पूरा खर्चा यानी कि हॉस्पिटल का खर्चा जितना भी होगा मैं उठा लूँगा, लेकिन तुम्हें बस मेरी शर्त माननी है और अनुष्का और अमन की शादी करनी है।
जब अमन से मेरी शादी के बारे में पूछा गया, यानी कि मेरी और उसकी शादी, अमन ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब अमन जैसे बड़ा हुआ था वैसे उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। अमन टोटली अकड़ू टाइप का लड़का बन गया था। और अमन दिखने में कैसा था मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन दादाजी ने मुझसे एक बात कही थी कि अमन जैसा भी है बहुत अच्छा है। दादाजी की बीमारी और जो हमारे हालात थे वो देखकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन तब दादाजी ने और एक खबर सुनाई। अमन चाहता है कि वो उस गांव में नहीं रहना चाहता, उसे भी उस गांव से कुछ खास लगाव नहीं है, इसलिए वो दूर शहर में जाकर रहना चाहता है। और अमन शादी सिंपल बस कोर्ट मैरिज करना चाहता है। मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने दादाजी से कहा, दादाजी जैसे आपकी मर्जी, मैं बस हाँ कहूँगी, आप जब कहो तब मैं शादी के लिए राज़ी हूँ, क्योंकि मुझे बस अपने दादाजी को ठीक देखना था और मैं अपने दादाजी से बेहद प्यार करती थी। दादाजी ने मेरी और अमन की शादी फिक्स कर दी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जिस दिन मेरी और अमन की शादी हुई उस दिन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली न्यूज़ मुझे मिली। मैं सुहागरात की सेज पर बैठकर अमन का इंतज़ार कर रही थी। आज पहली बार मैं अमन को सामने सामने देखने वाली थी कि अमन कैसा दिखता है, क्या करता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैं अपने बेडरूम में चली गई वैसे ही मैंने देखा कि बाजू में रखे हुए टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफे में लिखा हुआ था, आई एम सो सॉरी अनुष्का, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और हाँ, ये बात तुम ना तो मेरे दादाजी को बताओगी और ना ही तुम्हारे दादाजी को बताओगी। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो याद रखना, तुम्हें पता है जो तुम्हारे दादाजी का इलाज हुआ है ना, जो खर्चा हुआ है, वो सारा पैसा मेरा था, मेरी मेहनत का पैसा था। इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे या तुम्हारे दादाजी को ये बताओ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और हाँ, मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो। हाँ, मैंने तुम्हें भी आज तक कभी देखा नहीं, बचपन में देखा था तो सोचता हूँ तुम वैसी ही होगी। लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ। और जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लंदन में रहती है और उसने मुझे वहाँ पर बुलाया है। मेरा टिकट कंफर्म है। हो सकता है 6 या 7 महीने के बाद मैं आकर एक बार तुम्हें मिल लूँगा, लेकिन 6 महीने तक तुम्हें किसी को ये नहीं बताना है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तुम्हें बस मेरे और तुम्हारे दादाजी को ये बताना है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं कश्मकश में थी कि ये क्या लिखा हुआ है कि अमन यहाँ पर नहीं है और अमन मुझे छोड़कर चला गया है, वो भी ऐसे ही, क्योंकि जिस दिन हमारा कोर्ट मैरिज हुआ था वहीं से ही अमन ने साइन की और उसने बिना चेहरा दिखाए ही चला गया था। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। इतना बड़ा शहर, अमन ने अपना क्रेडिट कार्ड तो मुझे दे दिया था, लेकिन मैं इतने बड़े घर में रहती भी तो कैसे। मुझे पूरे 7 महीने उसके इंतज़ार में यहाँ पर बिताने थे। तभी मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया और उसे अपने पास रहने के लिए बुला दिया और उसे मैंने अपनी सारी सिचुएशन समझा दी। उसे भी शहर में एक घर चाहिए था जो कि फ्री में रहने के लिए मिलता। वो मेरे साथ आकर रहने लगी थी। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। उसे अमन पता नहीं था कि कौन है, लेकिन मैंने उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाने के बाद वो भी समझ गई। उसे भी बहुत बुरा लगा। उसने कहा, कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन खैर, मुझे तो मेरे दादाजी की जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने आप की कुर्बानी दे दी। मुझे अपने दादाजी की जान बचती हुई देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, अब मुझे घर में मन नहीं लगता। मेरी फ्रेंड ने कहा, जो तूने और मैंने इंटरव्यू दिया था ना, हम एक काम करते हैं, वहीं पर जॉब के लिए थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं। अगर मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारा दिन भर मन भी लगा रहेगा और किसी चीज़ की तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मैंने भी उसकी राय मानी और मैंने उसी दिन इंटरव्यू देने का सोचा। मैं इंटरव्यू के लिए चली गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए चली गई तो वहाँ पर मेरी फ्रेंड आदिति का दोस्त मौजूद था। मेरी फ्रेंड उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसे कहने लगी, हम भी यहीं पर आए हैं जॉब के लिए, क्या यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली है। उसने कहा, हाँ यार, अभी तो यहाँ पर 2 वैकेंसी खाली हुई है, हो सकता है तुम दोनों को मिल जाए। एक है सेक्रेटरी की और एक सिंपल सा है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो नॉर्मल ही बस जीने के लिए कोई जॉब चाहिए थी। मैं वहाँ पर जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी और मेरी दोस्त भी मेरे साथ ही थी। बस अब हम दोनों वहाँ पर काम कर रहे थे। हमें देखते देखते कुछ दिन बीत गए। पूरा 1 महीना हो गया। मेरी सैलरी आ गई। जिस दिन मेरी सैलरी आ गई उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मेरी मेहनत की कमाई थी। मैंने उसमें से आधा पैसा अपने दादाजी को भेज दिया और
आधे पैसे में मैंने और मेरे फ्रेंड ने सोचा हम आज खूब धमाल करते हैं। हम दोनों एक पब में चले गए। पब में जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब और ऑकवर्ड फील होने लगा था, क्योंकि आज पहली बार मेरी दोस्त ने मुझे फोर्स किया था और मैं उसके साथ पब चली आई थी। जब हम लोग पब में डांस कर रहे थे, अचानक एक लड़का आया और मुझसे टकराया और कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका ग्लास नीचे गिरा दिया, क्योंकि उस दिन हम लोग धमाल करते करते कुछ ओढ़का कुछ ऐसी चीज़ें पी रहे थे जिससे मुझे हल्का हल्का नशा हो रहा था। मुझे उस वक्त ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो लड़का मेरे आजू बाजू में ही मंडरा रहा था। मेरी दोस्त ने उस दिन मुझे ढेर सारा कॉकटेल पिला दिया था। मेरे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग घूम रहा था। उसी समय वो लड़का भी वही था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और उसी लड़के ने मुझे थाम लिया। वो लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसे देखकर तो कोई भी लड़की दीवानी हो जाती। मेरी दोस्त वहीं पर उसके दोस्त के साथ डांस कर रही थी, लेकिन मेरी दोस्त को भी इतना होश नहीं था कि वो मुझे संभाल पाती। वो अपनी धुन में ही डांस कर रही थी, लेकिन मुझे अब बस घर जाना था। मुझे बहुत घूम रहा था। पता नहीं उस लड़के को मैंने कैसे कहा कि मुझे आप मेरे घर छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं। वो लड़का कहने लगा, आप कुछ गाड़ी लाई है या कैब से जाना है? मैंने कहा, नहीं, हमें कैब से ही जाना होगा। मैंने बस उसे अपना नंबर और घर का नंबर बता दिया। वो मुझे अपने घर तक लेकर चला आया, लेकिन गाड़ी में जैसे ही हम लोग बैठे मुझे ढेर सारी वोमिट होने लगी। मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर वोमिट की। वो लड़के ने मुझे सहारा दिया, बड़े प्यार से थपथपाने लगा, बड़ी केयर करने लगा, कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्या? हम डॉक्टर के पास चले? मैंने कहा, नहीं, बस मुझे अब सोना है। वो लड़का मेरा हाथ थामकर मुझे फिर से गाड़ी में बिठाकर मेरे घर लेकर आया। घर पर आने के बाद मुझे मेरे घर की चाबी पर्स में नहीं मिल रही थी। उसने ही मेरे पर्स से चाबी निकाली, ताला खोला, मुझे बेडरूम तक लेकर चला गया। उसने कब मुझे बेड पर सुलाया, कब मेरे पैर से जूते उतारे, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब मैं सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने आप को देखने लगी तो मुझे रात की सारी बातें याद आने लगी और मुझे पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर कैसे आई और कब आई। फिर मुझे अचानक से मेरी दोस्त ने बताया, क्या रे, तुम्हें तो यहाँ पर रोहन छोड़कर चला गया है। मैंने कहा, रोहन? कौन रोहन? उसने कहा, जिसने तुम्हारा ग्लास तोड़ा था। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा, कौन रोहन? उसने याद दिलाया, वही जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और तुमने मुझे बस एक नज़र में इशारा करके बता दिया था। वाओ, सो स्मार्ट, वही। लेकिन फिर भी मैंने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैंने कहा, जब भी वो मुझे मिलेगा मैं उसका थैंक्स कर दूंगी। लेकिन मैंने अपने दोस्त को उस दिन बहुत ज़्यादा डांटा था। उसे कहा, इसके बाद तू कभी भी मुझे ऐसी जगह नहीं लेकर जाएगी जहाँ पर मेरी इज्जत का खतरा हो या अपनी जान का खतरा हो। अगर वहाँ पर वो लड़का नहीं आता और उसकी जगह कोई और होता, मुझे कहीं और लेकर चला जाता, तो कोई भी लड़का मेरे साथ गलत कर सकता था। लेकिन भला हो उस बंदे का जो मुझे सीधे घर लेकर आया, क्योंकि मैंने उसे नशे में अपने घर का एड्रेस सब कुछ बता दिया था। वो मेरे घर पर आकर भी मेरे साथ कुछ गलत कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बस खामोशी से मुझे कमरे तक छोड़कर आराम से चला गया। लेकिन मेरी दोस्त अब शर्मिंदा महसूस होने लगी थी। मैंने उससे कहा, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी ना तुम? इसके बाद तुम कभी मुझे उस क्लब में नहीं लेकर जाओगी। उसने कहा, आई एम सो सॉरी अनुष्का, मैं कभी भी अब तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी, चिल। मेरी दोस्त नहाने के लिए चली गई। मैं सुबह उठकर फिर से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि कल संडे था इसलिए हमने खूब धमाल किया था। लेकिन आज तो मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन सर थोड़ा भारी भारी लग रहा था। मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस जब मैं पहुंची तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तभी बॉस ने मुझे कैबिन से आवाज़ लगाई, कहा कि अनुष्का अंदर आओ। मैं आज पहली बार मेरे बॉस को देखने वाली थी। आज तक मैंने अपने बॉस को देखा नहीं था। सब लोग कहते थे बॉस बहुत ज़्यादा खड़ूस है, जो भी बॉस के कैबिन में जाता है वो रोकर ही आता है। और हाँ, बॉस कभी कभार ही, यानी कि महीने में 1 से 2 बार ही अपने ऑफिस आते हैं, वरना उनका सारा काम उनका एक दोस्त है वही सब कुछ देखता है। आज बॉस बड़े ही गुस्से में थे। बॉस ने मुझे आवाज़ लगाई। मेरा तो डर के मारे हाथ पैर काँप रहे थे और दिमाग घूम रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था और जो फाइल्स मुझे कंप्लीट करने के लिए दी गई थी उसमें से भी 2 फाइल्स अभी भी बाकी थी। अब मैं क्या करती? मैं अंदर चली गई।
जैसे मैं कैबिन में चली गई, उस बॉस को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं था, वही लड़का था जिसने मुझे सहारा दिया था और उसी ने ही मुझे घर पर आराम से छोड़ा था। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। उसने मुझे देखा और कहा, तुम अनुष्का हो ना? चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने एक अच्छी इंसान के नाते तुम्हारी हेल्प की थी, दूसरा कुछ नहीं। इसका कोई मतलब मत निकालो। मैंने कहा, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे भी आपको मिलकर थैंक यू कहने वाली थी। उसने कहा, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम अनुष्का है? मैंने कहा, हाँ सर, मेरा नाम अनुष्का है। उन्होंने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम्हारी फ़ाइल लेकर आओ, जो भी उसमें रिज्यूमे वगैरह सब कुछ है। मैंने अपनी फ़ाइल उन्हें दे दी। जब सर ने मेरी फ़ाइल देखी तो अचानक उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहोगी। मैंने कहा, क्या कहा सर? मैंने कुछ सुना नहीं। सर ने कहा, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहोगी। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी के मारे मैं एकदम से चीख गई। चीखने की आवाज़ कैबिन के बाहर तक आ गई। सब लोग देख रहे थे, लेकिन तब मैं बहुत शांति से बाहर आई और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि सर ने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया है। मेरी दोस्त थोड़ा सा जेलस फील करने लगी। उसने कहा, क्या तुझे पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया? मैंने कहा, हाँ सर ने मुझे पर्सनल असिस्टेंट बना दिया गया। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो कहने लगी, चलो फिर आज हम पार्टी करते हैं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं, जब मेरी इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद। मैं और मेरी दोस्त उस दिन खुशी के मारे उछल रहे थे और मैं और मेरी दोस्त उस दिन जल्दी ही घर आ गए थे। दूसरे दिन जब मैं अपने ऑफिस चली गई तो मुझे दूसरे दिन से ही सर के साथ काम करना था। सर ने मुझे कुछ फाइल्स दी और सर उस फाइल में कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सर ने कहा कि मुझे इसमें एक एड्रेस चाहिए जो कि मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने सर से कहा, सर आप ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं आपको वो एड्रेस ढूंढ कर दे दूँगी। मैंने पूरी फाइल चेक की तो मुझे वो एड्रेस मिल गया। जब मैंने वो एड्रेस सर को दिया, सर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वो किसी कलीग का एड्रेस था जो कि उस कलीग के पास सर का कुछ कीमती सामान रखा हुआ था। सर ने मुझे कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? जब सर ने मुझे डिनर का कहा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि सर जितने ज़्यादा दिखने में हैंडसम थे उतने ही ज़्यादा दिल के बड़े थे। ऐसे ही बस खामखा सर के बारे में लोगों ने गलत अफवाह फैलाई थी कि सर बहुत खड़ूस है, सर तो किसी की मदद नहीं करते हैं और सर लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। लेकिन सर ने तो मुझसे बिल्कुल भी बदतमीजी से बात तक नहीं की थी। सर और मैं शाम में मिलने वाले थे। सर ने कहा, तुम अभी घर जा सकती हो और शाम में थोड़ा अच्छे से रेडी होकर आना, मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में मिलता हूँ। सर की बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैं बाहर आई और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, क्या सर ने मुझे डिनर पे बुलाया है, क्योंकि मैंने मिश्रा का नंबर और मिश्रा का एड्रेस उन्हें ढूंढ कर दिया है। कई दिनों से सर मिश्रा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि मिश्रा के पास सर की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल थी और कुछ काम था। मेरी दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने कहा कि चलो हम दोनों मिलकर घर चलते हैं, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से रेडी करती हूँ। मेरी दोस्त भी मेरे साथ घर चली आई। दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से रेडी करवाया। दोस्त ने आज मुझे पिंक कलर की साड़ी और पिंक कलर के बैंगल्स बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया था। आज पिंक कलर की साड़ी पहनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सर ने जिस एड्रेस पर मुझे बुलाया था मैं वहाँ पर चली गई। सर पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। मैंने आज पहली बार सर को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सर ने आज ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और उसके नीचे उन्होंने ग्रे कलर की पैंट पहनी थी। सर आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये हैंडसम नौजवान काश कि मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। मेरा पति तो मुझे शादी होती ही छोड़कर चला गया था। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। लेकिन अब सर को देखकर पता नहीं क्यों अजीब सा मेरे मन में ख्याल आ रहा था। बार बार मुझे बस अजीबोगरीब फीलिंग होने लगे थे कि मैं अब क्या करूं और क्या नहीं। लेकिन सर को देखकर तो अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था कि इतने बड़े सर ने मुझे यहाँ पर डिनर पर इनवाइट किया है। सर मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे और अचानक कहने लगे, वाओ यू आर सो स्वीट। मैंने कहा, क्या? तो सर कहने लगे, आज तुम बड़ी ही प्यारी लग रही हो। अब मुझे सर के साथ काम करते करते कई दिन तो बीत चुके थे। सर मेरी जब देखे तब तारीफ करते। सर ने कहा, जो तुम्हें खाने का मन हो वो मंगा लो। मैंने कहा, नहीं सर, मैं आपके साथ आई हूँ जो आपको पसंद है। लेकिन सर ने कहा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जो तुम्हें पसंद है
वही मुझे भी पसंद आएगा। आज सर का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सर के हाथ से मैंने मेनू कार्ड लिया और कहा, ठीक है सर, मेरी भी पसंद का आप क्या याद रखोगे कि मैं क्या पसंद करती हूँ। मैंने मेरी पसंद का सर को खाना मंगवा कर दे दिया और मैंने और सर ने खाना बड़े ही चाव से खाया। सर ने कहा, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर सकता हूँ? तुम्हारे घर पर कौन रहता है? मैंने कहा, सर बस मैं और मेरे दोस्त हैं। सर ने कहा, तुम्हारे लाइफ के बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने मेरे सर को मेरी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अगर उन्हें पता चले कि मैं शादीशुदा हूँ तो हो सकता है सर मुझे ऑफिस से निकाल दे, क्योंकि मैंने कई बार सुना था शादीशुदा लड़कियों को अच्छी ऑफ़र नहीं मिलती है और उन्हें कंपनी से निकाल भी दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, अगर मैं छोटी सी ये बात छुपा लूँगी तो क्या ही हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने सर को कुछ नहीं बताया। लेकिन जिस दिन सर मुझे डिनर पर लेकर चले गए, उस दिन सर ने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो, सर शादीशुदा है, इसका मतलब है कि मुझे आगे इनके साथ काम करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी और मैं आराम से इनके साथ काम कर पाऊंगी। तभी सर ने मुझे एक शॉकिंगली बात बताई। सर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को बहुत दिन बाद मिलने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह खरीदूँ। क्या तुम मुझे थोड़ी सी हेल्प करोगी? मैंने कहा, हाँ सर, क्यों नहीं, चलो हम अभी उनके लिए कुछ लेते हैं। सर ने कहा, पहले हम खाना तो ख़त्म कर ले। हम दोनों ने खाना ख़त्म कर लिया और सर मुझे अपने बड़ी लंबी सी गाड़ी में बिठाकर एक बड़े से मॉल के अंदर लेकर चले गए। जब हम मॉल में चले गए तो सर मुझे कहने लगे, देखो, मेरी पत्नी की पसंद मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा होशियार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है। तो तुम उस हिसाब से जो भी तुम्हें चॉइस करना है वो मुझे चॉइस करके बता देना, मैं पैसे पेड कर दूंगा। वैसे भी उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेने हैं, साड़ी, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, जो भी जितना भी हो, तुम पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं यहीं पर रुका हूँ, मैं कुछ अपना काम करता हूँ, तब तक तुम शॉपिंग करके बाहर आ जाना। मैंने कहा, सर लेकिन उनकी पसंद नापसंद आपसे बेहतर कौन जान सकता है? सर कहने लगे, ऐसा समझो कि वो लड़की तुम ही हो। मैंने कहा, सर क्या कहा आपने? सर कहने लगे, अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा समझो कि तुम अपने लिए खरीद रही हो, ऐसा समझ कर ले लो, क्योंकि वो लगता है कि हूबहू तुम ही हो। मैंने ज़्यादा सर की बात पर ध्यान नहीं दिया और ढेर सारी शॉपिंग कर ली। मैंने कई बहुत अच्छी अच्छी साड़ीज़, ज्वेलरीज़ वगैरह सब निकाल दी और मैंने सर को वो सारी चीज़ें बता दी। सर ने जब सारी चीज़ें देखी, सर को बहुत ही ज़्यादा वो सब चीज़ें पसंद आ गई। सर कहने लगे, वाह अनुष्का, तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप करता हूँ। लेकिन तभी अचानक से सर और मैं मॉल से निकल ही रहे थे कि मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर में मोच आ गई। सर ने मुझे संभाल लिया और गोद में उठा लिया। मैं तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि अब मुझसे चला नहीं जा रहा था और सर ने मुझे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। सर मुझे कहने लगे, तुम जो रूम में रहती हो वो रूम नीचे है या फिर ऊपर? तो मैंने कहा, सर मेरा रूम तो 3rd फ्लोर पे है। सर कहने लगे, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं सर, मुझे आपके घर नहीं आना है, आप मुझे मेरे घर पर ही ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी पत्नी होगी और उसे अच्छा नहीं लगेगा कि आप आपके कलीग को आपके घर लेकर जा रहे हो। सर कहने लगे, नहीं मेरी जान, पत्नी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम मेरी पत्नी को कभी गलत मत समझना। सर मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चले गए और जब मुझे सर अपने घर लेकर चले गए तो उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे अपनी गोद में उठाया और सीधा अपने बेडरूम में लेकर चले गए। सर ने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगे, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे लिए दवाई लेकर। सर मुझे बेड पर बिठाकर वहाँ से चले गए। कुछ ही देर में सर एक किट लेकर चले आए जिसमें कि सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। सर ने तुरंत ही उसमें से एक क्रीम निकाली और जहाँ पर मुझे मोच आई थी वहीं पर वो लगा रहे थे। जैसे ही सर ने मुझे छुआ, मेरे बदन में पता नहीं क्यों एक करंट सा दौड़ने लगा, मुझे अलग सा कुछ महसूस होने लगा, पूरे बदन में मेरे कपकपी छाने लगी। मैंने तुरंत ही सर का हाथ रोक लिया और कहा, नहीं सर, मैं लगा दूंगी, आप रहने दीजिएगा प्लीज़ सर, मुझे बहुत अजीबोगरीब फील हो रहा है। सर कहने लगे, क्या फील हो रहा है बताओ ज़रा मुझे, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? और देखो तुम्हें दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, वरना मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है।
सर आज मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही प्रैंक हो रहे थे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे भी सर दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। जो भी उन्हें देखता तो पागल ही हो जाता। मैं भी तो सर को देखकर पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। आज मेरा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों, कि मैं एक बार सर को ज़ोर से गले लगाऊं, क्योंकि सर आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। लेकिन मैंने अपने आप पर काबू कर लिया। मैंने सोचा, नहीं अनुष्का, ये तेरा पति नहीं है, ये किसी और का पति है। और हाँ, एक बात याद रखना कि तू शादीशुदा है और शादीशुदा होते हुए तो ये सारे सपने नहीं देख सकती। लेकिन तभी मैंने अपने दिल को और समझाया कि मेरा पति मुझे धोखा देकर किसी और के साथ चला गया है, लेकिन मैं अब किसी और के साथ क्यों नहीं अपना टाइम स्पेंड कर सकती। इसलिए मैंने अपने दिल को थोड़ा सा समझाया और सोचा जो पल मिल रहा है मैं उसी को जी लूँ। लेकिन फिर दूसरे ही पल मुझे याद आया कि सर अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत होगा। इसलिए मैंने फिर से अपने दिल को काबू में किया और शांति से एक जगह बैठ गई। सर ने क्रीम लगाई और हैंड वॉश करने के लिए चले गए। सर हैंड वॉश करके वापस आए। मैंने कहा, सर मुझे अपने घर जाना है। लेकिन सर कहने लगे, नहीं अनुष्का, तुम्हारे पैर में बहुत ज़्यादा चोट है, तुम अभी नहीं जा सकती। एक काम करो, थोड़ा आराम करो और फिर उसके बाद चली जाना। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर ड्रॉप कराऊंगा। मैंने कहा, सर आप इतनी बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर मत करिए। सर कहने लगे, मैं किसी और पर नहीं, अपने ही लोगों पर तो मेहरबानी करता हूँ और तुम तो मेरी अपनी हो। सर की बातें मुझे आज बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक से आसमान में बादल गरजने लगे, ज़ोर ज़ोर से बिजली चमकने लगी। मुझे बिजली से बहुत डर लग रहा था। मैंने तुरंत ही बेडशीट ज़ोर से पकड़ लिया। सर मेरे पास आ गए और कहने लगे, क्या हुआ अनुष्का? सर ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। जैसे सर ने मेरे हाथ पर हाथ रखा, मेरे बदन में फिर से बिजली दौड़ने लगी। बाहर की बिजली और मेरी बिजली अंदर से मुझे तड़पा रहे थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सर कहने लगे, डरो नहीं, ये बारिश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी मैं सारी खिड़की दरवाजे बंद करता हूँ। सर ने सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए। फिर भी मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सर से कहा, सर आपकी पत्नी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो सर ने कहा, वो अभी बाहर गई है, उसे आने में 2-3 घंटा लगेगा, तुम आराम करो, उसकी कोई चिंता मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत प्यारी और समझदार लड़की है। मैंने कहा, नहीं सर, अगर वो मुझे आपके साथ देख लेगी तो शायद आपके घर में कुछ अलग ही तमाशा खड़ा हो जाएगा। सर कहने लगे, अभी तुम ना कुछ मत कहो, बस शांत रहो, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और जैसे ही बारिश शुरू हो गई, मेरे मन में अलग सा तूफान उठने लगा था। सर मेरे बाजू में ही थे। अचानक सर जब विंडो क्लोज कर रहे थे, तब सर का शर्ट पूरी तरीके से गीला हो गया। शर्ट जैसे ही गीला हो गया, सर ने शर्ट के बटन उतारना शुरू कर दिए। सर ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं उनके पीछे ही हूँ। सर ने तुरंत ही अपना शर्ट उतारा और बेड पर फेंक दिया। उनके ध्यान में ही नहीं आया कि मैं पीछे बैठी हूँ। अचानक से सर ने मुझे देखा और तुरंत शर्मा गए और टॉवेल उठाने की कोशिश करने लगे। बस मैं उन्हें देखकर देखती ही रह गई और फिर अपने आप से ही सर मेरे पास धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चले आए। जैसे ही सर मेरे पास आ रहे थे, मुझे दिल में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। सर मेरे पास धीरे धीरे आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और बड़ी गौर से मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। और उन्होंने धीरे से मेरे पाँव पर अपना हाथ रखा और फिर धीरे धीरे करके सर मेरे करीब आ गए और उन्होंने ज़ोर से मुझे गले लगाया। मैंने उन्हें पीछे धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सर मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। सर ने मुझे इतने ज़ोर से अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया था कि मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। मैंने सर से कहा, देखो सर, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये नहीं करना चाहिए, आप शादीशुदा हो। अगर इस हाल में हमें किसी ने देख लिया या आपकी पत्नी अचानक आकर देख गई तो शायद आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल खड़ा कर देगी। सर ने उस वक्त कुछ नहीं सुना और बस खामोशी से मेरे होठों पर उंगली रख दी। मेरे मन में तूफान था। मैं भी कई दिनों से प्यासी थी, इसलिए मैंने आज अपने आप को पूरी तरीके से सर के हवाले कर दिया था। सर ने तुरंत ही मुझे अपनी गोदी में उठाया और वॉशरूम में लेकर चले गए। सर ने गर्म पानी का शावर ऑन किया और शावर के नीचे हम दोनों खड़े रह गए। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे। फिर उसके बाद सर मुझे बाहर बेड पर लेकर आए। सर ने मुझे कपड़े चेंज करने के लिए दे दिए। सर ने एक टॉवेल निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। मैंने वो टॉवेल अपने बालों में बांध लिया, लेकिन मोच की वजह से मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा था।
सर से मैंने बस एक नज़र देखी और कहा कि ये टॉवेल मुझे बस बालों में बांधना है। सर मेरे नज़दीक आए और वो टॉवेल मेरे बालों में बांधने लगे। जैसे ही सर ने मेरे बालों को छुआ, मेरे बदन में फिर से एक अलग सी बिजली दौड़ने लगी। सर धीरे से कहने लगे, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। सर ने मुझे पलटकर फिर से अपने सीने से लगाया। उस वक्त सर ने कुछ भी नहीं पहना था और ना ही मेरे बदन पे ज़्यादा कपड़े बाकी थे। सर ने मुझे ज़ोर से अपने गले लगाया और कहा कि जो राज तुम सुनोगी ना, हो सकता है वो राज जानकर तुम बहुत ज़्यादा शौक में पड़ जाओगी। मैंने कहा, ऐसा कौन सा राज है? मुझे अब दिल में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था सर को शायद पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए सर मुझे ये सारी बातें कह रहे थे। मैंने कहा, सर बताइए ना, क्या हो गया, कौन सी बात? मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही थी। सर कहने लगे, इतनी ज़्यादा तुम्हें हड़बड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, सर आई एम सो सॉरी, हम दोनों को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम शादीशुदा हो। तब सर कहने लगे, क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? तुम किसी और की पत्नी नहीं हो? तब मैंने अचानक से सर को पीछे धक्का दिया और टेबल पे जाके लग गई और सर से कहा, ये बात आपको कैसे पता? तब सर ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा अतीत क्या है। तब सर ने कुछ ऐसी बात कही जिससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सर ने कहा, जिससे तुम्हारी शादी हुई है ना, वो मैं ही हूँ। तब मुझे अमन पर बड़ा ही तेज़ गुस्सा आया। तब मैंने कहा, अमन ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अमन नहीं हो सकते। तब अमन ने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जो कि बस हम दोनों को ही पता थी। तब अमन ने वो सारी चीज़ें बताई जो कि मेरे दादा के साथ, मेरे साथ अब तक जो कुछ भी होता आ रहा था। तब मैंने अमन से कहा, तो तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो और तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हो और तुम विदेश में रहना चाहते हो? अमन ने कहा, बस मैं तुम्हें आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि तुम मेरे बिना रह भी सकती हो या नहीं। और वो जो कुछ भी मैंने तुमसे बातें कही ना, पैसे, ये वो सब कुछ, वो सब बकवास था, झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तुमसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा भी प्यार मेरे लिए उतना ही कायम है या फिर तुम मेरा प्यार भूल चुकी हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ गलत किया या तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ कि कोई भी लड़की अपने जज्बात कितने दिनों तक अपने मन में संभाल सकती है। इसलिए मुझसे ना तो तुम्हें कोई गिला होगा ना शिकवा होगा। मैंने कहा, अमन लेकिन ये कितनी गलत बात है, मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं था और तुम मुझे आजमाने के लिए 7 महीने तक चले गए थे। आज तुम्हें पता है पूरे 6 महीने बीत रहे हैं और तुम 6 महीने के बाद मुझे इस हालत में मिले हो। लेकिन जो भी था, मैं आज अमन को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं अमन से बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। बीच में का जो पीरियड था उसमें मैं उसे भूल चुकी थी, लेकिन आज मैं अमन को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन जो कुछ भी अमन ने मेरे साथ किया था बहुत ही ज़्यादा गलत किया था, क्योंकि इतना आजमाना किसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अमन ने मुझसे ऐसी ढेर सारी बातें छुपाई थी कि अमन खुद उस कंपनी का मालिक था, अमन का इतना बड़ा घर था। अमन से मैंने कहा, तो जो कुछ भी तुमने मुझसे शॉपिंग करवाई वो किसके लिए? अमन कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है किसके लिए होगा? जाहिर सी बात है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें पता है सच में हकीकत यही है कि मैं विदेश चला गया था और हाँ, विदेश जाने के बाद कुछ मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं जल्दी ही वापस आ गया। बस मैंने एक ही बात तुमसे झूठ कही थी कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, किसी और को पसंद करता हूँ। बस मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं आ गया और मैंने अपनी अपनी कंपनी ज्वाइन की। लेकिन मैं हमेशा दूर से तुम्हें देख रहा था। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती, वो ज़रूरत मैं तुम्हारी पूरी कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा था जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती, मैं कार्ड जब भी स्वाइप करती तो उसमें ढेर सारा पैसा मौजूद होता। अमन ने नहीं चाहते हुए भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। आज मैं अमन को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन अमन आज भी वैसा ही था जैसे बचपन में नौटी हरकतें कर रहा था। अमन बात करते करते मुझे छेड़कर बेड पर गिरा रहा था। मैंने अमन से कहा, अमन अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम बच्चे नहीं हो जो मुझे धकेल रहे हो। तभी मेरे दादा का फ़ोन आया और दादाजी ने सब कुछ बता दिया कि अमन ने पहले से ही ये सारी प्लानिंग कर दी थी। हमने ना कहा था, लेकिन फिर भी अमन ने सबको मना लिया था कि मैं कुछ दिन अनुष्का के साथ ये प्रैंक करने वाला हूँ, और उसमें मेरे दादाजी और अमन के दादाजी भी शामिल थे। इसका मतलब कि सबने मिलकर मेरे साथ गेम किया था। लेकिन फिर भी आज मैं अमन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चुलबुली नोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।